स्वागत है आप सभी लोगों का गणित विषय को बिल्कुल बेसिक के साथ और एक नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए। अभी तक हम लोग चाल, समय और दूरी के टोटल 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एक ही फार्मूले का यूज कर रहे थे और फार्मूला हमारे पास होता है d बराबर s इंटू टी। यही फार्मूला हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, जिसमें d हमारी दूरी होती है, s स्पीड होती है यानी चाल होती है और t हमारा टाइम यानी समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का ही फार्मूला यूज कर रहे थे। इसमें अभी तक हम लोग दूरी के ही बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि दूरी जो अगर ट्रेन जा रही हो तो उसकी दूरियां कब जुड़ती हैं और किस कंडीशन में जुड़ती हैं। आज हमें स्पीड के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो जब दो ट्रेनों की हम लोग बात करेंगे या फिर दो गतिमान वस्तुओं की बात करेंगे, जिसमें कोई आदमी भी गति कर सकता है, कोई कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है या फिर ट्रेन भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब दो गतिमान वस्तुएं रहेंगी तो वहां पर सापेक्ष चाल का फार्मूला यूज होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। सापेक्ष चाल में दो कंडीशन आपकी उत्पन्न होती हैं। एक कंडीशन होती है समान दिशा और दूसरी कंडीशन होती है विपरीत दिशा। तो समान दिशा और विपरीत दिशा में चाल यानी स्पीड पर हमारा क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जब हमारे दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो वस्तुएं होंगी, तो अगर दो ट्रेन हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ लंबाइयां होंगी, तो उनकी लंबाइयों में दूरी पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमें पढ़ना है। और चाल पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हमें पढ़ना ही है। तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन पहली वाली ट्रेन है और ये हमारी एक दूसरी वाली ट्रेन है। दो हमारे पास ट्रेनें हैं, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई को हम लोग a मान लेते हैं, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को हम लोग b मान लेते हैं। पहले हम लोग दूरियों पर चर्चा करते हैं कि दूरियों में इसका क्या परिवर्तन होगा। अब दूरियां निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि समान दिशा क्या होती है और विपरीत दिशा क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए, समान दिशा से मतलब होता है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हों। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन हमारी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी हमारी इसी दिशा में जा रही है। इसको हम लोग समान दिशा कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई ट्रेन पूरब दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी पूरब दिशा में ही जानी चाहिए। अगर कोई ट्रेन पश्चिम की दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन पश्चिम दिशा में ही जानी चाहिए। यही हमारा समान दिशा कहलाती है। और इंग्लिश में इसे हम लोग सेम डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि अगर कोई ट्रेन इस तरफ जा रही है तो दूसरी ट्रेन उसके जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा में दूसरी तरफ जाएगी। यानी अगर कोई ट्रेन पूरब जा रही है तो उसके अपोजिट दूसरी ट्रेन पश्चिम दिशा में जाएगी। तो ये दिशा हमारी विपरीत दिशा कहलाती है। अंग्रेजी में इसे अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, हमारा मतलब है कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उसको हम लोग सेम डायरेक्शन कहते हैं, यानी समान दिशा कहते हैं। जब दोनों ट्रेनें अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो उसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा कहते हैं। इस हिसाब से ये दोनों हमारे पास चित्र बनेंगे। पहले हम लोग दूरियों पे चर्चा कर लेते हैं। अगर पहली ट्रेन हमारी है उसकी लंबाई को हमने a माना है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई को हमने b माना है, तो दोनों कंडीशन में चाहे सेम डायरेक्शन हो यानी समान दिशा हो और चाहे विपरीत दिशा हो, दोनों कंडीशनों में दूरियां हमेशा जुड़ती हैं। तो अगर दोनों कंडीशन में हमारी दूरी क्या होगी, a प्लस b ही होगी। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला d बराबर s इंटू टी का ही लगाना है। तो जो ट्रेन की लंबाइयां होती हैं वही यहाँ पर दूरी का काम करती हैं। तो दूरी हमारी क्या होगी, दोनों डायरेक्शन में दोनों ट्रेन की दूरियों को जोड़ना है, ठीक है, चाहे वो समान दिशा में जाएं चाहे विपरीत दिशा में जाएं, दोनों कंडीशन में आप ट्रेन की लंबाइयों को जोड़ेंगे। कभी ट्रेन की लंबाइयां घटाई नहीं जाती हैं। तो यही जो ट्रेन की लंबाइयां होती हैं यही हमारे फार्मूले में डिस्टेंस का काम करती हैं, यानी कि d की वैल्यू होती है। अब हमें s यानी कि स्पीड के बारे में बात करनी है। तो चलिए स्पीड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सापेक्ष चाल का हमारे इस चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सापेक्ष चाल, देखिए सापेक्ष चाल के बारे में पढ़ना है तो मान लेते हैं ये जो पहली ट्रेन है इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो दूसरी वाली ट्रेन है इसकी जो स्पीड है यानी चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सापेक्ष चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब दोनों चाल समान दिशा में जाएंगी यानी एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगी तो हम इनका क्या लेंगे, इनका अंतर लेंगे, ठीक है।
अंतर मतलब अगर हमारे पास x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है तो x और y का अंतर लेना। ये जो आपका चिन्ह बनाया गया है ये अंतर का चिन्ह बनाया गया है, यानी कि दोनों आपकी जो ट्रेन होंगी उनकी जो चाल होगी तो बड़े में से छोटे को घटाना। अगर x बड़ा है y छोटा है तो x में से y घटा देंगे, अगर y बड़ा हो और x छोटा है तो y में से आप x घटा देंगे, यानी दोनों चालों का अंतर लेंगे। ठीक है, और जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो क्या लेंगे, दोनों चाल का आप योग लेंगे। योग का मतलब दोनों चाल कुछ भी हो उसको आप जोड़ देंगे तो आपका x प्लस वाई होगा। तो जब विपरीत दिशा में जा रही हो तो हमारी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, इस फार्मूले में जो फार्मूला लिखा गया है इस फार्मूले में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई होगी, यानी दोनों ट्रेन की चालों को जोड़ना है। अगर समान दिशा में जा रही हो तो हमारी इस फार्मूले में d बराबर s इंटू टी के फार्मूले में स्पीड यानी s की वैल्यू क्या होगी, दोनों चालों का अंतर लिया जाएगा। तो बड़े में से छोटा घटा के हम लोग अंतर निकालेंगे। तो यही आपकी सापेक्ष चाल थी। अब ये अंतर क्यों लिया जाता है, योगफल क्यों लिया जाता है, ये फिजिक्स का प्रश्न है। अगर इसको समझाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय हमारा व्यर्थ होगा। इसको समझने की कोशिश मत करिए, बस इतना समझिए कि विपरीत दिशाओं में योगफल लिया जाता है, दोनों चालों का टोटल लिया जाता है, और समान दिशाओं में दोनों चालों का अंतर लिया जाता है। इसको ये क्यों लिया जाता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने सापेक्ष चाल पढ़ा होगा, इंटर में नहीं पढ़ा होगा तो बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो वहां पर डिटेल में समझाया गया है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, हमें फिजिक्स नहीं लगाना है, हमें मैथ लगाना है। तो विपरीत दिशाओं में हम चाल को जोड़ देंगे, समान दिशाओं में चाल को घटा देंगे, बस यही काम करना है। दूरी के लिए याद रखिएगा, दूरी दोनों कंडीशनों में हमें जोड़ना ही है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव स्पीड का। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फार्मूला कौन सा लगाना है, पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, डी बराबर एस इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय का ही फार्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, विपरीत दिशा। जैसे ही आपने विपरीत दिशा पढ़ा आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आगे हमें जो चाल दी रहेगी उस चाल को हमें जोड़ना है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में हमारी जो स्पीड होती है वो जोड़ी जाती है। तो पहली स्पीड कितनी है, 77 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 67 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टी का मान हमें निकालना है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 160 है और दूसरी की लंबाई 140। पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, डी बराबर एस इंटू टी का ही फार्मूला पूरे चैप्टर में आपको लगाना है। अभी अभी आपको बताया गया है दूरी जो होगी वो दोनों ट्रेन की लंबाइयां होंगी। जब दो ट्रेन दी गई रहेंगी तो दूरी हमेशा यानी दोनों ट्रेन की लंबाइयां हमेशा जोड़ना है। तो चलिए डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए, दोनों ट्रेन की लंबाइयां यहीं से जोड़ लीजिए। तो 160 और 140 मिलके कितना हो जाएगा, 300, और ये मीटर में आपका रहेगा। ठीक है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। स्पीड क्या होगी, जब आपकी विपरीत दिशा दी रहेगी तो दोनों स्पीड जोड़ना होता है। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ के लिखिए, 7 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा, हाथ से लेकर आएगा, और 7 14 यानी 144 रहेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा। आपको निकालना क्या है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी सेकंड में निकालना है। तो यानी कि जो आपकी स्पीड है यानी एफ की वैल्यू 144 आ रही है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है। इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करेंगे। आपको टी यानी समय की वैल्यू निकालना ही है, कितने समय में पार करेंगे यानी समय की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर 5/18 का जो गुणा किया गया है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, इस सारी चीजों को आपको पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो 10-12 मिनट की वीडियो है, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके टी का मान आ जाएगा, तो 18 अट्ठे 144 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, इसे 5 छक्के हो जाएगा 30। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 नहीं 4 से, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 15 बार। तो टी बराबर क्या रहेगा, इधर आपका 15 है ही, तो ये 2 का भाग इस 15 के नीचे हो जाएगा, तो 15/2 रहेगा। 2 का इसमें भाग करेंगे तो 2 7 14, 7 सही 1/2 सेकंड। ये ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है दूसरा। तो 7.5 सेकंड यानी कि 15/2 यानी 7.5 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
तो कुछ नहीं करना है, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? D बराबर S इंटू टी, और इसी से आपके सारे आंसर आ जाएंगे। जब विपरीत दिशाओं में गाड़ी चलेगी तो दोनों की चाल जोड़ना है, जब समान दिशाओं में चलेगी तो दोनों की स्पीड यानी चाल को घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में लिखा गया है दो रेलगाड़ियां समान चाल। समान चाल का मतलब अगर पहली की चाल को हम लोग x मान लें तो दूसरी चाल भी x हो जाएगी, यानी दोनों की चाल 2x हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनकी चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी, और स्पीड कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 120 मीटर है, तो पहले की अगर 120 है तो दूसरे की भी 120 मीटर है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही हैं? 12 सेकंड का समय ले रही हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यही हमें निकालना है। हम एक ही फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला? D बराबर S इंटू टी का फार्मूला जानते हैं। अब इसमें जो वैल्यू दी गई है उसका मान रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 है, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई अगर 120 है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी? इनका डबल 240 हो जाएगा। स्पीड कितनी है? समान चाल है, यानी कि दोनों की चाल बराबर है, तो पहले की चाल अगर x मानेंगे, दूसरे की चाल x रहेगी, तो दोनों चाल कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, चाल को हमें जोड़ना है। समय की वैल्यू दी गई है कितना? 12 सेकंड। ठीक है, ये आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है, आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 120 हो जाएगा कितना? 240, बराबर रहेगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर है कितना? 12 का आप इस 2 में गुणा करेंगे 24 रहेगा, और 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा 10। तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपका स्पीड आएगी, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में स्पीड नहीं आ रही, आंसर नहीं है। आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करेंगे? 18/5 का गुणा करेंगे। बड़ी संख्या 18/5 से गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 18 दूनी 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यही हमारा आंसर रहेगा। अगर ये थोड़ी दिक्कत हो रही हो कैलकुलेशन में 18/5 या 5/18 कैसे बार बार आ रहा है, तो ये पहला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, चाल, समय और दूरी का पहला लेक्चर। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलना है। सारे प्रश्नों में एक ही फार्मूला लगाना है, जहां दूरी मिलेगी वहां पर जोड़ देना है। स्पीड होगा विपरीत दिशाओं में तो जोड़ना है, समान दिशाओं में घटाना है, और समय आपकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ आपके प्रश्न में दिया ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार का हमारा ये वाला भी प्रश्न है, इसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं, और पेन का कलर थोड़ा हल्का कलर लेते हैं। प्रश्न में लिखा गया है दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल इनकी घट जाती है। पहले की चाल कितना दिया है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। कहने का मतलब है कि यहाँ से मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो इतनी लंबी ट्रेन है, ये जा रही है, और यहाँ से एक ही दिशा में ये कोई दूसरी ट्रेन है, ये भी जा रही है। अब इस ट्रेन को, ये दूसरी वाली ट्रेन को नहीं पार करना है। दूसरी वाली ट्रेन में मान लेते हैं यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, इस आदमी को पार करना है। तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है। अगर इस ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान ले तो इसी ट्रेन की लंबाई हमारी दूरी का काम करेगी, क्योंकि इस यहाँ पर ट्रेन को नहीं पार करना है, इस आदमी को पार करना है। ठीक है, तो फार्मूला एक ही फार्मूला होता है, D बराबर S इंटू टी। हमें पता है यहाँ पर दूरी हम जोड़ के नहीं लिखेंगे, पहले वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी वही हमारी दूरी कहलाएगी। उसको हमने कितना मान लिया है? उसको हमने x मान लिया है। स्पीड, क्योंकि जो आदमी बैठा है वो उसी चाल से चलेगा जिस चाल से ट्रेन चल रही है, तो स्पीड हमें घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही हैं। तो s का मान कितना होगा? 56 में से आप 29 घटा दीजिए, तो 56 में से आप 29 घटाएंगे तो 30 और 26 और 1 हो जाएगा 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड रहेगी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेन की लंबाई आती है वो मीटर में आती है, किलोमीटर में नहीं आती है। ये 27 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि घटाने के बाद पीछे मात्रक आपका किलोमीटर प्रति घंटा ही लिखा गया था। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का आप इसमें गुणा करेंगे तो ये
किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और टी का मान कितना दिया गया है, टी का मान 10 सेकंड दिया गया है। ठीक है, 10 सेकंड, ये मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा आपस में कट जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई हमें निकल आएगी, क्योंकि तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई को ही हमने x माना है, यही हमारा दूरी का काम करेगा। सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 5 बार, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, और 25 का 3 में गुणा करेंगे 25 तियां 75। तो 75 मीटर हमारा आंसर रहेगा। ये तीसरा ऑप्शन पे पहले से ही टिक लगाया गया है, तो 75 मीटर हमारा आंसर होगा। तो सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, एक समान लंबाई यानी कि अगर हम पहले की लंबाई को x माने तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी हमारी x होगी, और दोनों ट्रेन की लंबाइयां जुड़ती हैं, यानी कुल लंबाई, यानी कि जिसको हम लोग कुल दूरी कहते हैं, तो कुल दूरी हमारी कितनी निकल आएगी, 2x निकल आएगी, क्योंकि पहले को हमने x माना है तो दूसरा भी हमारा x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल हमारी क्या हो जाती है, चाल हमारी घट जाती है। तो पहले की चाल कितनी दिया है 46, दूसरी की चाल दिया है 36, इसको हम लोग घटा के कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, उसमें से तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो कितने सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में पार करती है। और कैसे पार करती है, एक ही दिशा में, यानी कि हम मान लेते हैं ये कोई रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, यानी कि हमने x माना है। इसका 46 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, और पार करने में कितना समय लगता है, t बराबर 36 सेकंड का समय लगता है। तो हमें निकालना है रेलगाड़ियों की लंबाई, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो एक ही फार्मूला होता है पूरे चैप्टर में, वही फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी माना है, x माना है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। स्पीड कितनी होगी, पहले की स्पीड 46 है, दूसरे की स्पीड 36 है, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चाल हमारी घट जाती है, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना दिया गया है, 36 सेकंड। ठीक है, 36 सेकंड। अब हमें रेलगाड़ी की लंबाई जब निकालना होता है तो रेलगाड़ी की लंबाई का जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2x बराबर 10 रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और यहाँ 36 आपका सेकंड है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आपका x का आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36, ये 2, इस 2 से यहाँ पर जो 2 लिखा है कैंसिल आउट कर दीजिए। x बराबर कितना हो गया, 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो 50 मीटर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही रहेगा, इसमें पहले से ही टिक लगाया गया है सारे ऑप्शन पर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, कहाँ पर हमारा इसको जोड़ना है, यानी कि दूरियों को जोड़ना है, कहाँ पर नहीं जोड़ना है, और स्पीड में हमारा क्या परिवर्तन होगा, इन्हीं सब चीजों पर हमें ध्यान देना है, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। और मात्रक पर विशेष ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हमें 5/18 करना है, कहाँ पर 18/5 करना है, कहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा करना है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे करना है, कहाँ पर हमारा मीटर प्रति सेकंड करना है। हमारा अगला प्रश्न है, दो ट्रेन किसी स्थान से समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उसके कहने का मतलब कोई एक रेलगाड़ी है जो इस तरफ आगे बढ़ती है, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ती है। ट्रेनों की गति, जो पहली वाली ट्रेन है उसकी गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों एक ही समय पे स्टार्ट होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। अब कुछ समय बीतेगा, कितना समय बीत गया है, 45 मिनट का समय बीत गया है, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो इसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगी, ठीक है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले इसकी स्पीड थोड़ा कम होगी, तो ये थोड़ा सा पीछे पीछे चलती रहेगी, ठीक है। तो 45 मिनट दोनों के लिए समय तो बराबर होगा, दोनों के लिए समय तो बराबर होगा। जब 45 मिनट बीत जाएगा तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इनके बीच में कितना अंतर है, यानी कि इनके बीच में ये वाला अंतर है, इसी x का मान, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसी x का मान हमें निकालना है। तो इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें आप सापेक्ष चाल का अगर फार्मूला लगा देते हैं तो आपका
आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। और बहुत सारे इसके तरीके हैं प्रश्न को करने के लिए। तो हम लोग सापेक्ष चाल पढ़ रहे हैं, इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को सापेक्ष चाल के ही मेथड से सॉल्व करते हैं। सापेक्ष चाल में पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला होता है, d बराबर s इंटू टी का फार्मूला होती है। हम मान लेते हैं कि ये जो अंतर आ रहा है, ये जो इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है, ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके चाल में अंतर है। तो सापेक्ष चाल के कारण ही यह अंतर आ रहा है, और इस अंतर को हमने कितना माना है, x किलोमीटर माना है। ठीक है, x किलोमीटर इस अंतर को मान लिया है। अब एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी चाल क्या होती है, घट जाती है। तो पहले की चाल 45 है, दूसरी चाल 40 है, चाल घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। तो 45 में से 40 घटाएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। ठीक है, समय कितना दिया गया है, ये अंतर क्यों है, क्योंकि आपका समय कितना लगा है, 45 मिनट। तो जो आपका समय है वो 45 मिनट का समय है। आप आंसर जरा सारे देख लीजिएगा, सारे आंसर आपके किलोमीटर में आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटे, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ समय देखिए आपका 45 मिनट है, कभी भी समय मिनट में नहीं होता है, किलोमीटर के साथ में समय किस में होता है, घंटे में। तो इस 45 मिनट को घंटे बनाने के लिए आप 60 का भाग करेंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 बटे आ जाएगा 4, और 15 यानी 4 का इसमें आपको भाग देना है, तो 4 3 12, बचेगा 30 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 पंचे 20, तो 3.75 किलोमीटर यही आपका आंसर रहेगा। ये ऑप्शन पे पहले से ही टिक लगाया गया है, 3.75 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न को हमने सापेक्ष चाल से लगाया है, जो अंतर था उसी को हमने मान लिया है x। वो अंतर क्यों है, क्योंकि सापेक्ष चाल के कारण ही अंतर है, क्योंकि दोनों चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 45 का है, ये 40 की किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और कितने मिनट का टाइम ले रही है, 45 मिनट का टाइम ले रही है। तो हमारा आंसर रहेगा 3.75। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, लेकिन सापेक्ष चाल वाला जो मेथड है वो सबसे इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आराम से समझ लीजिए। इस प्रश्न को भी हम लोग सापेक्ष चाल के मेथड से ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सॉरी अगर इसमें थोड़ा जल्दबाजी में हमने बोल दिया सापेक्ष चाल से लगाएंगे। इस प्रश्न को सापेक्ष चाल से नहीं लगाएंगे। अगर सापेक्ष चाल से लगाएंगे तो कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको सिंपल तरीके से लगाते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। तो हम मान लेते हैं ये हमारा अलीगढ़ है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा दिल्ली है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ दूरियां दी गई हैं। एक ट्रेन चलती है अलीगढ़ से, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और इसकी स्पीड क्या है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। अब दोनों एक ही समय स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे चलती हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसकी चाल कम है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल कम है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा दूरी तय करेगी। तो जब ये आपस में मिलती हैं, जब ये आपस में मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ ये वाली ट्रेन मान लेते हैं कितना चला सॉरी ये वाली ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी से तय की। तो साफ साफ लिखा है उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरे से 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। तो अधिक दूरी कौन तय करेगी, जो ज्यादा स्पीड से चलेगी। तो ज्यादा स्पीड से ये वाली ट्रेन चल रही है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, x प्लस 70 किलोमीटर की दूरी ये वाली ट्रेन तय करेगी। तो पहली ट्रेन मान लेते हैं जो धीमे चल रही है वो x किलोमीटर जाएगी, तो ये वाली ट्रेन कितनी जाएगी, ये वाली ट्रेन हमारी x प्लस 70 किलोमीटर जाएगी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि अलीगढ़ से लेके दिल्ली के बीच की क्या दूरी होगी, यही हमें निकालना है। तो अब अगर इस प्रश्न में हम लोग सापेक्ष चाल का फार्मूला लगाएंगे, तो हमें समय एग्जैक्ट समय नहीं पता है, एग्जैक्ट दूरी नहीं पता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। आंसर तो सापेक्ष चाल से भी आ जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अपना तरीका लगाते हैं। अपना कौन सा तरीका लगाते हैं, कल आपको बताया गया था कि इस पूरे चैप्टर में
या तो जब दो कंडीशन दी रहेगी तो या तो स्पीड बराबर होगा, या तो टाइम बराबर होगा, या तो डिस्टेंस बराबर होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज आपकी बराबर होगी। अब इस प्रश्न में देखिए क्या बराबर है। दोनों ट्रेनें यहां से चलना स्टार्ट करती हैं, पहली ट्रेन इधर से चलती है, दूसरी ट्रेन इधर से चलती है। दोनों जब मिलती हैं तो समय दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए समय बराबर है, क्योंकि जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां पर पहुंच रही है उतने ही समय में ये दूसरी ट्रेन यहां पर पहुंच रही है, यानी कि दोनों ट्रेनों के लिए हमारा समय बराबर है। तो हम अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा? इस पूरे चैप्टर में जब तो आपकी दो कंडीशन दी रही होगी तो चाल, समय और दूरी, इन तीनों में से कोई एक चीज बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हमारा समय बराबर है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूसरी कंडीशन के लिए भी समय बराबर दूरी बटे चाल ही होता है। तो पहले का हम समय निकालेंगे, और समय की वैल्यू होती है दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे ये चाल है, स्पीड है, यहाँ भी दूरी बटे चाल है, स्पीड है ये। क्लियर? तो पहले जो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है उसने कितनी दूरी तय की? x किलोमीटर की दूरी तय की। किस स्पीड से? 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी वाली जो ट्रेन है उसने कितनी दूरी तय की है? x प्लस 70 किलोमीटर की दूरी तय की है। किस स्पीड से तय की है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस कितना रहेगा? 7 दूनी 14, यानी कि 140। ठीक है, पेन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये 2x इधर ले आके घटाएंगे तो बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमें x का मान नहीं निकालना था, हमें दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी भैया कितनी है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x प्लस 70 है। ठीक है, x का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा x का मान 140, और प्लस 140, और प्लस यहाँ पर कितना है? 70 है। टोटल कितना हो जाएगा? इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 350 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 350 किलोमीटर, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न को जो हमने मेथड लगाया है ये सबसे आसान मेथड है। आपको भी थोड़ा सा समझना है, और दोनों के लिए, दोनों कंडीशनों के लिए समय को बराबर कर देना है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे तो उसमें प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और थोड़ा कठिनाई से प्रश्न को सॉल्व होगा। तो यही इसमें सबसे इजी मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, इसको आप देख लीजिए। प्रश्न में लिखा गया है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में, या विपरीत दिशा का मतलब है कि दोनों चाल को हमें जोड़ना है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक आदमी को, अब आदमी को पार कर रही है। आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। कितने समय में पार करती है? 4 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई ही निकालना है। तो जो रेलगाड़ी इसको पार कर रही है आदमी को, उसकी लंबाई ही हमारी दूरी कहलाती है। एक ही फार्मूला हमें पता होता है, d बराबर s इंटू टी का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। दूरी क्या होगी? यही गाड़ी की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई ही हमारी दूरी होगी, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर पहली वाली गाड़ी की ही लंबाई ली जाएगी। तो d का मान तो हमें निकालना ही है। स्पीड क्या होगा? विपरीत दिशा में चल रही है, एक आदमी चल रहा है, दूसरी ट्रेन चल रही है। तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा गतिमान होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो हम उसकी चाल को जोड़ देते हैं। 84 और 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 90 आएगा। आपका ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए मीटर में चाहिए, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। और समय यानी टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का इसमें टी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी हम लोग रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। 18 पंचे 90, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 100 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। तो कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों में एक ही फार्मूला लगाना है,
सारे प्रश्नों के पूरे चैप्टर में आपको एक ही फार्मूला लगाना है, D बराबर H इंटू टी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। इसको करने के लिए बहुत ही लंबा मेथड सब लोग बताते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको करना है। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। क्या रटना है? जब दो रेलगाड़ियां दिया गया हो और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हो और कैसे चल रही हो? विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और किसी ऐसे वस्तु को पार करती हैं जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है, जैसे कि खंभा है या आदमी है या पेड़ है। किसी ऐसे वस्तु को पार करें जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है। पहली वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार करे, उसका कुछ समय दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 18 सेकंड दिया गया हो। दूसरी वाली रेलगाड़ी उसी खंभे को या उसी स्थिर वस्तु को जितने समय में पार करे वो समय दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर कितना समय दिया गया है, 12 सेकंड दिया गया है। और फिर आपसे पूछा जाए कि रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये हमें निकालना हो। यानी किसी स्थिर वस्तु को पार करने का समय दिया गया हो और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये हमें निकालना हो। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? औसत समय का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, औसत समय का फार्मूला लगाते हैं। अब औसत समय का क्या फार्मूला होता है? तो औसत समय से पहले आपको औसत चाल का फार्मूला तो याद ही होगा। औसत चाल का फार्मूला याद ही होगा। अगर हमारी चाल XY हो तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2XY अपॉन X प्लस Y, ये औसत चाल का फार्मूला होता है। उसी प्रकार से अगर हमारा समय T1 और T2 हो तो औसत समय का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस के T2, यही तो फार्मूला होता है औसत समय का। जो औसत चाल का फार्मूला होता है वही औसत समय का फार्मूला होता है। चाल में XY होता है, समय में T1 T2 होता है। और आप देखिए T1 T2 दोनों की वैल्यू दी गई है। पहला समय 18 है, दूसरा समय 12 है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू हमने 18 मानी है, T2 की वैल्यू 12 मानी है और यहाँ पर हमें 18 12 दोनों जोड़ के लिखना है। तो दोनों जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये जी इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 3 छके 18। ठीक है, नीचे कितना रहेगा? अभी हमारा 10 बचा हुआ है नीचे। इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 से कोई कैंसिल होने वाली चीज नहीं है, तो यहाँ पर 5 आएगा, तो उसको हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 6 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 10 का हमने भाग क्यों नहीं दिया था, यहाँ पर पता चल गया होगा। एक जीरो अभी हमारा नीचे है, पीछे से जीरो लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 14.4 सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 का भाग इसलिए नहीं दिया था क्योंकि दशमलव लगाने में आसानी होती है। तो 14.4 सेकेंड हमारा पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से लगाना है। औसत समय का फॉर्मूला यूज करते हुए इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अगर इस प्रश्न को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको लंबाई x मानना पड़ेगा, फिर स्पीड भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत आएगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में। इस मेथड से आप प्रश्न लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आगे हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपकी सापेक्ष चाल में हमारे पास बस इतने ही प्रश्न हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन वो मिक्स प्रश्न हैं। तो हम लोग जब पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे, पूरे चैप्टर को एक बार समझ लेंगे, तो उन सारे प्रश्नों को लगाया जाएगा। आज हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।